Hello, ladies and gentlemen. This is your King speaking, and you're watching KSS Explain. एंड माई सेल्फ मुत्तुस्वामी जी है। अब तू भी अपना इंट्रोडक्शन दे ले। मुझे सब जानते हैं। और मैं क्या आदाब मियाँ, मेरा नाम साइपिस होना। अयो दो सिट्रस जी। एक सेकंड, कौन हो तुम? और मैं हूँ साइपिस। भूलो ना को मियाँ, पहली वीडियो में मैं था। ओ सुअर पिसो, तुम में से रियल कौन है? मैं चू मियाँ, चाहो तो मेरा बोले लो। अयो क्या था जी, वो होता ना मियाँ, जैसे 3-4 लोग बैठ के लेते, बोले तो अंदर भी हूँ। अयो छी, संस्कार नहीं है। हरामजादो, इंटरव्यू बोल रहा है वो। और साइपिस कौन है वो बाद में डिसाइड करेंगे। क्या वीडियो शुरू करें? करना लुड़ू। हाय, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक के ड्रामा। इसका नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब इस के ड्रामा में क्या खास है वो तो आगे पता ही चल जाएगा, मगर उससे पहले कुछ सलाह देना चाहता हूँ। क्यों ना मान लीजिए कुछ देर के लिए आप एक कहानी की कैरेक्टर हैं, मगर याद रखना आप मेन लीड हैं सिर्फ अपनी जिंदगी में। दूसरों की जिंदगी में आप सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हैं। मगर किसी भी कहानी को पूरा करने के लिए हर किरदार जरूरी है। हर किरदार उतना ही महत्व रखता है। और फैक्ट तो यही है ना कि आपसे अच्छा आपका कैरेक्टर कोई और निभा लेता तो राइटर किसी और को चुनता, ना कि आपको। और यही चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू आपको अच्छे से समझाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के ड्रामा को पूरा देखें। हो सकता है आपको शुरू में कंफ्यूजिंग लगेगा, तो मन मन में गाली दे लेना मुझे कौन सा सुनाई दे रहा है। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, सफर को शुरू करते हैं। इनसे मिलिए, ये है देनो। इन्हें लगता है कि स्कूल का हर लड़का इन पे मरता है और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टूडेंट है, और बस इन्हीं के आगे पीछे पूरी दुनिया घूमती है। और फिर एंट्री होती है A3 ग्रुप की। A3 ग्रुप पूरे स्कूल का सबसे पॉपुलर ग्रुप है। इसमें 3 लड़के हैं जो कि अमीर, हैंडसम और पता नहीं क्या क्या है। और इस ग्रुप के लीडर का नाम होता है नामजू। और हम देखते हैं कि जब सभी बच्चे उनसे मिलने के लिए दौड़ रहे होते हैं, एक जूदा नाम की लड़की जिसके पास काफी सारा सामान होता है, किसी का धक्का लगने से नामजू के ऊपर गिर जाती है। फिर नामजू उसको डांटता है कि तुमने सारा सामान खराब किया तो किया, तुमने मेरे कपड़े भी खराब कर दिए। और ये देखकर देनो खुद को रोक नहीं पाती है और वो वहां आकर नामजू पर चिल्लाती है और उससे कहती है, बेशक तुम A3 ग्रुप के मेंबर हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है तुम सभी बच्चों पर अपनी मनमानी करोगे। फिर वो वहां से चली जाती है। फिर अचानक से उसे एक एहसास होता है और पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। और जब वो पल के झपकाती है, अगले ही पल वो अपनी क्लासरूम में होती है और वहाँ एग्जाम शुरू होने वाला होता है। तब वो अपने फ्रेंड से पूछती है, आज एग्जाम है क्या? फिर उसका एक फ्रेंड उससे कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुमने इतने सारे नोट्स बनाए अपनी किताब में, तुम किताब खोल के तो देखो। लेकिन जब वो किताब खोलती है, वहाँ वाकई में बहुत सारे नोट्स होते हैं, मगर उसे ये नहीं पता होता उसने ये सब कब बनाए हैं। अब उसे फिर से वही धीरे धीरे एहसास होने लगता है और वो फिर से उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। और इस बार जब वो अपनी पलकें झपकाती है तो दोबारा वो इसी क्लासरूम में होती है, मगर फ़र्क ये होता है इस बार सेमेस्टर का आखिरी एग्ज़ाम होता है। अब ये देखकर वो बहुत डर जाती है और वो सोचती है कहीं उसकी याददाश्त तो नहीं जा रही है, ये सब क्या हो रहा है, कब हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। बस एक अजीब सा एहसास होता है और एक अजीब सी आवाज़ आती है और पता नहीं चलता अगले पल कहाँ से कहाँ पहुँच गई। फिर वो उसके लिए अपने डॉक्टर के पास जाती है जिसने उसकी हार्ट सर्जरी की थी, क्योंकि देनो का हार्ट बचपन से ही अनहेल्दी था। उसे लगता है ये शायद सर्जरी के साइड इफेक्ट हैं। तब डॉक्टर उसे कहते हैं कि शायद तुम टीनेजर्स की ये सोचने की बीमारी है, तुम्हें बस स्ट्रेस है और कुछ नहीं। ऐसा इस उम्र में होता है। क्योंकि देनो को लगता है ये बीमारी है, इसलिए वो घर जाके इंटरनेट के सभी साइट्स पर इस बीमारी के बारे में सर्च करती है, मगर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। और आइए मिलते हैं A3 के दूसरे मेंबर और इस ड्रामा के दूसरे लीड से। इसका नाम है क्योंग। क्योंग देनो का फियांसे और बचपन का क्रश दोनों था, मगर वो उसे पसंद नहीं करता था। मगर क्योंकि देनो के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए क्योंग के पापा हमेशा उसे फोर्स करते थे कि देनो को इम्प्रेस करे, जिससे उनकी शादी हो सके। मगर क्योंग को इस बात से चिढ़ थी। फिर हम देखते हैं देनो को फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है और वो अगले पल स्कूल में होती है, जहाँ पर उसके सामने से क्योंग आ रहा होता है। और वो भागकर उसके पास जाती है, जहाँ पर क्योंग उससे कहता है, तुम मुझसे दूर रहो, तुम बस हॉस्पिटल जाके सिंपैथी बटोरना चाहती हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम बस धोखा कर रही हो और तुमने जबरदस्ती मुझसे सगाई तो कर ली, मगर इससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखना। फिर हम देखते हैं देनो दुखी हो जाती है, मगर उसे अंदर से रियलाइज होता है ये वो नहीं कर रही है, उसका कंट्रोल खुद पर है ही नहीं, वो दुखी नहीं होना चाहती है। और जब क्योंग वहाँ से चला जाता है, उसका कंट्रोल खुद की बॉडी पर वापस आ जाता है और वो गुस्सा करना शुरू कर देती है। फिर वो अपनी क्लास में जाती है और अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसके साथ काफ़ी अजीब हो रहा है, उसके इमोशंस कोई और कंट्रोल कर रहा है। और वो उसे बताती है, मुझे लगता है मैं कोई कठपुतली हूँ, मुझे कोई चला रहा है। फिर उसके बाद उससे फ्रेंड्स की पूछती है क्योंग के साथ सब कुछ ठीक है ना। ये बातें चली रही होती हैं कि फिर से वो आवाज़ आती है और वो इस बार दूसरे क्लासरूम में दूसरे कपड़ों में होती है। वो ये देखकर चिल्ला पड़ती है,
वो देखती है उसकी वही फ्रेंड जो उसके साथ बैठी थी फिर से वो सारी बातें रिपीट करना शुरू कर देती है जो उसने पहले की थी। और अब उसे ऐसा एहसास होता है कि अब ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है। अब ये सुनने में जितना आसान है उतना आसान नहीं है। जैसे मानो कभी आप किसी जगह बैठे हो और कानों में एक अजीब सी आवाज़ आती है और अगले ही पल आप कहाँ हैं आपको पता ही नहीं है। और सोचो हालात बद से बदतर तब हो जाते हैं जब आपकी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता, खासकर इमोशंस पे। अब कब रोते हो कब हंसते हो आपका कंट्रोल नहीं है उस पर। फिर हम देखते हैं कि दैनो स्कूल की छत पर है और अपने अतीत को याद करने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आता है। फिर हम देखते हैं वो इस बीमारी के बारे में लाइब्रेरी में पढ़ने जाती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन उसकी नज़र एक कॉमिक बुक पर पड़ती है जो उड़ रही होती है। जब वो उसे पढ़ने जाती है उसे कुछ सीन्स दिखाई देते हैं, मगर वो उन सीन्स को देखकर घबरा जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी आंखें खोलती है वो सारे सीन्स उसके साथ हो रहे होते हैं। असल में वो वहाँ से भाग जाती है और काफ़ी घबरा जाती है। वो ये सोचती है कि अब शायद उसे भविष्यवाणी की कोई किताब मिल गई है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि जब क्योंग और दैनो बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर क्योंग दानो से कह रहा होता है मुझे पता है तुम्हें मुझ पर क्रश है, मगर मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मुझे तुम बहुत बदसूरत लगती हो। जहाँ पर अब दैनो उससे कहती है कि भाई साहब आप शायद किसी गलत फहमी में जी रहे हैं, मुझे आप पर कोई क्रश नहीं है। तब वो वहाँ से चलने के लिए अपने कदम बढ़ाती है कि वो अपनी बॉडी से फिर से कंट्रोल खो देती है। उसकी बॉडी फिर से कोई और कंट्रोल करने लगता है। तब क्योंग उससे कहता है कि उसे बीमार लोग पसंद नहीं है, वो बहुत एनोइंग होते हैं। अब ये सुनकर दैनो फिर से दुखी हो जाती है। अब उसके मन में यही सवाल था कि मेरी याददाश्त जा सकती है, मगर मेरी बॉडी को कोई और कैसे कंट्रोल कर सकता है। हालांकि मुझे कभी कुछ और कहना होता है, मैं कुछ और कह देती हूँ, ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि दैनो को एक ब्लैक होल दिखाई देता है उसके ठीक सामने, जो कि किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उन दोनों को ही दिखाई दे रहा था। दोनों, एक तो दैनो, दूसरा वो लड़का जो कैंटीन का है, जिसे दैनो ने अभी अभी नोटिस किया है। ये अजीब है ना थोड़ा, एक ब्लैक होल हवा में जो सिर्फ उन दोनों को दिख रहा है। वो उसके पास कैंटीन में जाती है और जब वो उससे बात कर रही होती है उसकी नज़र पड़ती है टेबल पर, जहाँ पर वो बुक रखी है जिसे उसने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिसमें उसने अपना भविष्य देखा था। लेकिन उसे ऐसा एहसास होता है ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, वो ब्लैक होल, ये किताब, मेरी बीमारी। फिर वो जब वो लड़का वहाँ से चला जाता है, दैनो चोरी चुपके उसकी किताब पढ़ती है और वो जब किताब खोलती है वो देखती है उस किताब में जो जो सीन्स दिखाए गए हैं उसके साथ बखूबी उसकी रियल जिंदगी में हो चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उस लड़के से बस यही सवाल पूछती रहती है बार बार, क्या ये मुमकिन है? क्या कोई हमारे ऊपर किताब लिख रहा है? तब वो लड़का उसे बताता है हम कोई रियल वर्ल्ड में नहीं है, हम एक कॉमिक की दुनिया में है और हम कोई असली इंसान नहीं है, हम सिर्फ एक कैरेक्टर हैं जो राइटर द्वारा लिखी हुई कहानी को निभा रहे हैं। और तुम्हें कोई याददाश्त जाने की बीमारी नहीं है, लेकिन जब तुम एक सीन से दूसरे सीन में जाती हो तुम्हें वो एहसास होता है, क्योंकि तुमने अपने अस्तित्व के बारे में एक सवाल उठाया है कि तुम कौन हो। इसका सीधा मतलब ये है कि तुम में ईगो आ गया है और तुम अब अपनी मर्जी से चल सकती हो बिहाइंड द सीन भी। अब दैनो को लगता है कि ये लड़का अभी अभी मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, तो वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। तो वो लड़का उसका पीछा करता है और एक खुली जगह पे यानी छत पर जाकर उसे रोक लेता है और वो उसे बताता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से फेंक भी दूँ ना तुम नहीं मरोगे, क्योंकि राइटर ही किसी मेन कैरेक्टर को मिटा सकता है या बाहर से नया कैरेक्टर ला सकता है। और वो उसे प्रूव करने के लिए उसका फ़ोन हवा में छोड़ता है और वो फ़ोन नीचे गिरने की जगह हवा में ही तैरने लगता है। और अगले सीन में जब उसके दोस्त आते हैं तो वो लड़का गायब हो जाता है। और जब दैनो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वो आदमी उसे मारने वाला था और उसका फ़ोन भी नीचे फेंक दिया, तब उसके दोस्त उससे कहते हैं तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे हाथ में ही तो है, नीचे कहाँ है। और अब दैनो शॉक्ड हो जाती है और जब वो उस लड़के के पास दोबारा जाती है तो वो उस कॉमिक बुक में नोटिस करती है वो इतनी बखूबी से कोई उसकी लाइफ को कैसे लिख सकता है। हर वो सीन जो उसके साथ हुआ, हर वो चीज़ जो क्योंग ने उससे कही, और वो लड़का उससे कहता है कि तुम मानो ना मानो दैनो, तुम एक कॉमिक बुक की दुनिया में हो, तुम्हें ये चीज़ जल्दी मान लेनी चाहिए, तुम कोई असली इंसान नहीं हो, तुम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। और जब वो घर पर जाकर ये सोचती है कि वो सुंदर है, स्मार्ट है, अमीर है और एक ऐसे लड़के की मंगेतर है जिससे उसका कभी क्रश रहा हो, तो वो शायद इस कहानी की लीड एक्टर है या मेन कैरेक्टर है, और अगर दैनो की भाषा में कहूँ तो शायद हीरोइन है। अब जो दैनो जो दिन तक डरी हुई थी वो शाम आते आते इसलिए खुश हो गई कि अब जो भी हो कॉमिक बुक तो कॉमिक बुक,
मगर वो एक लीड एक्टर है और वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ इस कहानी को पूरा करेगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जुदा को कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती हैं या बुली कर रही होती हैं। फिर वहाँ पर देनो जाती है और एक मेन लीड की तरह उसे बचाती है। फिर वो एक पार्क में बैठकर सोचती है कि अगर वो इस कहानी की हीरोइन है तो उसका हीरो भी यहीं कहीं होना चाहिए। वो उसका इंतज़ार करने लगती है और सोचती है कि कोई तो आएगा, लेकिन कोई लड़का उसको भाव ही नहीं देता। अगले दिन जुदा कुछ सामान ले जा रही होती है, तब देनो उसकी मदद करती है और तभी कॉमिक बुक का एक सीन शुरू होता है जहाँ पर देनो अपना कंट्रोल अपनी बॉडी से खो बैठती है और वो वही बातें करती है जो राइटर ने उसके लिए लिखी हैं। फिर हम देखते हैं कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं, मे भी दोनों को। और अब देनो मन ही मन सोचती है कि अब शायद उसके हीरो की एंट्री होने वाली है और तभी नामजून आता है और वो सोचती है कि अब वो मेरे पास आएगा। तो नामजून उसके पास तो जाता है और उसके लिए नहीं, जुदा के लिए। और वो जुदा के पास आकर उसका हाथ पकड़कर लोगों से कहता है कि मुझे जुदा पसंद है और जो मेरा है अगर उसे कोई और छुए मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहीं पर कॉमिक बुक का सीन एंड हो जाता है और देनो अपनी सारी ज़िंदगी को ज़रा रिवाइंड करके देखती है तो उसे पता चलता है कि वो इस कहानी की लीड नहीं है। इस कहानी की लीड जुदा और नामजून है और पूरी दुनिया डेनो के आजू बाजू नहीं घूम रही है, डेनो की दुनिया नामजून और जुदा के आजू बाजू घूम रहे हैं। तो यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है और मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करें।